कैप्टन यूके देवनाथ सर, जय हिंद। बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। थैंक यू सर। जय हिंद राजेश। थैंक यू सर, आपने समय निकाला। दरअसल दुनिया में कुछ ऐसा घट रहा है जिस पे बात बहुत जरूरी है। तमाम लोग जो दुनिया भर घूमते हैं, हवाई जहाजों की यात्रा करते हैं, इस वक्त फ्लाइट में बैठने से पहले वो ये सोच रहे हैं कि क्या मैं अपनी डेस्टिनेशन पर, मंजिल पे पहुंचूंगा या नहीं पहुंचूंगा। उसके कारण दो तीन अहम कारण हैं सर। जिस प्रकार से हमने हादसा देखा आज ही साउथ कोरिया में, जिस प्रकार से हमने कजाकिस्तान में हादसा देखा, उससे पहले ब्राजील में हमने देखा, तो 10 दिन के अंदर 3 फ्लाइट क्रैशर्स ने कई सवाल एयर सेफ्टी पर खड़े कर दिए हैं सर। तो क्योंकि आपने एक लंबा सर्व एयरफोर्स में किया है, तो मुझे लगा कि मैं आपके पास आऊं और आपसे समझने की कोशिश करूं कि क्या कारण है सर जो हादसे लगातार होते जा रहे हैं और हर तीसरे चौथे दिन कोई ना कोई फ्लाइट जो है क्रैश हो रही है सर। राजेश, सबसे पहले तो मैं आपके माध्यम से दर्शकों को बताना चाहता हूं कि सिविल एविएशन में फ्लाइंग करना एब्सोल्युटली सेफ है। हाँ, हादसे हर साल हो जाते हैं, किसी साल 10, किसी साल 20। जानने वाली बात है कि हर साल लाखों की संख्या में फ्लाइट्स भी होती हैं। तो अगर आंकड़ा देखें तो आमतौर पर 1 लाख फ्लाइट में एक एक्सीडेंट होता है, और उसमें सीरियस कितने होते हैं वो और भी कम। अगर आंकड़े देखें तो हर साल 10 लाख फ्लाइट में एक सीरियस एक्सीडेंट होता है जी। तो अभी जो 3-4 एक्सीडेंट हुए हैं, ये जाहिर बात है बहुत 7 दिन 10 दिन के अंदर हो गए हैं। लेकिन अगर आप पूरे साल का रिकॉर्ड देखें तो शायद इस साल उतने ही एक्सीडेंट हुए हैं जनवरी से लेके अभी तक, जितने की हमेशा हर साल होते रहते हैं, कम और बेश, गिव और टेक 1 और 2। जी जी। लेकिन ये जो हादसा हुआ सर आज, ये साउथ कोरिया में, क्या इसका कारण देख रहे हैं? क्योंकि 2 से 3 थ्योरी काम कर रही है। कोई कह रहा है कि जो बर्ड्स थे, पक्षी थे, वो टकरा गए, उसके कारण हादसा हुआ। फिर एक थ्योरी ये भी आ रही है कि लैंडिंग के वक्त जो पहिए थे वो नहीं खुले, लेकिन अगर नहीं खुलते तो पायलट को तो सब पता होता है कि पहिए मेरे खुल रहे हैं, नहीं खुल रहे हैं, तो वो उस हिसाब से अपनी लैंडिंग को आगे करता है कि किस प्रकार से मैंने आगे क्या करना है। तो क्या आप समझ पाए अभी तक साउथ कोरिया में जो हादसा हुआ उसको लेकर सर? हाँ, सबसे मैं शुरुआत करूंगा लैंडिंग गियर के साथ। देखिए राजेश, एक तो लैंडिंग गियर जब अप करते हैं तो कॉकपिट में 3 लाल लाइट जल जाती है, और जब आप लैंडिंग गियर डाउन करते हैं तो कॉकपिट में 3 हरी लाइट जल जाती हैं। 3 क्यों? एक लेफ्ट वाला, एक राइट वाला, एक सामने नाक के नीचे, चिन के ओके। नीचे। अब होता यह है कि पायलट भी है, को पायलट भी है, दोनों इसको मॉनिटर करते हैं। एक और चीज है, बोइंग 737 में और भी अच्छा सिस्टम है कि अगर समझिए पायलट भूल जाता है चक्के को डाउन करने के लिए, जी। तो जैसे ही उसकी ऊंचाई 1000 फुट से कम होती है, ओके। समझिए एक पायलट लैंडिंग करने आ रहा है और वो 30,000 से 20,000 फुट, 10,000 फुट, 5,000 फुट, 1,000 फुट और फिर नीचे लैंडिंग करने के लिए आ रहा है, उसका चक्का डाउन नहीं है, तो सिस्टम जो है ऑटोमेटिकली एक आवाज पैदा करता है पायलट को वार्न करने के लिए कि आपका चक्का डाउन नहीं है। जो लेटेस्ट वर्जन है 737 का, जी। उसमें तो सिस्टम और भी अच्छा है। अगर आपका चक्का डाउन नहीं है और आप 1000 फुट से नीचे जाते रहते हो, 500 फुट तक आ गए, चक्का डाउन नहीं और पायलट दोनों सो रहे हैं, जी। आवाज वार्निंग साउंड सुन के भी सो रहे हैं, होता नहीं है, तो जो लेटेस्ट वर्जन है 737-800 का, उसमें तो ऑटो पायलट अपने आप ही थ्रॉटल खोलता है, अपने आप ही गो राउंड कर देता है, यानी वो लैंडिंग छोड़कर फिर से ऊपर की चढ़ाई चढ़ना शुरू कर देता है। ओके। आज क्या एक्सीडेंट बताता हूं कि काफी सारे लोग बोल रहे हैं कि शायद पायलट ने चक्का डाउन करने से कुछ चूक गया, जी। क्योंकि अब तक मैंने जो बताया, देखिए इतना सुनने के बाद आप समझ गए होंगे कि चक्का पायलट डाउन करना आजकल के एविएशन में इम्पॉसिबल है कि भूल जाए, ओके। लेकिन वीडियो में दिख रहा है चक्का डाउन नहीं हुआ। अब मैं भी पायलट रहा,
फाइटर पायलट रहा, मैं सोच रहा हूं कि क्या बात है कि जहाज लैंड करने के लिए आया और चक्का डाउन नहीं है। वीडियो में क्लियरली दिख रहा है। बिल्कुल सर, ये दिख रहा है। तो फिलहाल तो सब लोग अटकलें लगा सकते हैं। मेरा जो एयरफोर्स में फाइटर फ्लाइंग है उससे बता रहा हूं। कई बार क्या होता है कि जैसे किसी वजह से इंजन में दम कम है जी, अगर आप चक्का डाउन करके लैंड करने की कोशिश करेंगे तो चक्का डाउन करते ही जहाज पर ड्रैग यानी हवा का रेजिस्टेंस बढ़ जाता है, हवा का प्रतिरोध बढ़ जाता है चक्का जैसे ही डाउन करते हैं। तो पायलट क्या करता है, क्योंकि उसकी इंजन की पावर इतनी कम है कि वो चक्का डाउन करेगा तो रनवे तक पहुंचेगा ही नहीं, उसके पहले ही 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर पहले ही जमीन पर बैठ जाएगा, पहुंच जाएगा जमीन पर। तो क्या करते हैं कि इमरजेंसी में एयरफोर्स में भी 10 साल में 5 साल में एक बार हो जाता है कि इंजन फुल पावर जनरेट नहीं कर रहा है रनवे तक जाने के लिए। अगर चक्का डाउन करेगा फिर तो जहाज वहीं पे बैठ जाएगा जमीन पर। तो पायलट लोगों ने क्या करते हैं, ठीक है यार चक्का डाउन नहीं करता, बिना चक्के के ही जहाज को आगे ले जाता हूं, लैंड करने की कोशिश करता हूं रनवे पर। अब बिना चक्के के क्या होता है, हवाई ड्रैग कम जो है ना, हवा का रेजिस्टेंस वो कम हो जाता है। तो जहाज थोड़ा उतने ही कम दम के लिए वो जहाज थोड़ा और आगे जा सकता है, यानी रनवे तक पहुंच सकता है। मेरे ख्याल से आज ऐसा ही कुछ हुआ जब जहाज में बर्ड हिट हुआ। उसमें एयर ट्रैफिक कंट्रोल की वार्निंग भी है कि हवा में एक चिड़िया घूम रही है, और पायलट ने लैंडिंग के 3 महीने पहले एक मे डे कॉल भी दिया था। मे डे का मतलब है कि इमरजेंसी हो गई है। तो मेरे ख्याल से जैसे बर्ड हिट हुआ, अब जेट इंजन है, इंजन के अंदर एक बड़ा सा चील, बाज, गिद्ध, ये सब तो 1.5-1.5 किलो 2.5 किलो के होते हैं। जब इंजन के अंदर सक इन हो गए तो क्या है, इंजन बहुत हाई आरपीएम से घूम रहा होता है, उसके अंदर कंप्रेसर ब्लेड्स होते हैं, रोटर ब्लेड होते हैं जो कि हाई आरपीएम पे घूम रहे होते हैं जेट इंजन के अंदर, वो सब डैमेज हो जाते हैं। जब डैमेज हो जाते हैं तो इंजन या तो शटडाउन हो जाएगा, पूरी तरह से बंद हो जाएगा। आज मुझे लगता है कि इंजन चलता रहा लेकिन कम पावर पे, समझो 100% आरपीएम नहीं दे रहा था, 90% आरपीएम नहीं दे रहा था, मात्र 70% या मात्र 60% आरपीएम दे रहा था। अब वो नीचे की तरफ आ रहा है, पायलट को मालूम है कि अगर चक्का डाउन करूंगा तो और ज्यादा नीचे चला जाऊंगा। देवनाथ सर, एक सवाल और है, इसका तो समझ में आ गया कि पहिए नहीं खुले, लेकिन ड्राइवर ने बिना उसके ही लैंडिंग करने की कोशिश की। लेकिन हाल में हमने कजाकिस्तान में भी देखा, एक विमान हादसा हो गया, 35 से ज्यादा लोग वहां पर उनकी डेथ हो गई। उससे हम किस प्रकार से देख सकते हैं? हालांकि अब कहा जा रहा है कि रूस ने मान लिया है कि उसने गलती से एक मिसाइल फायर कर दी थी, ये समझ कर कि ड्रोन का कोई यूक्रेन का कोई ड्रोन आ रहा है। हाँ राजेश, वो पूरा इलाका कजाकिस्तान का एकदम बैटल एरिया है। यूक्रेन हर रोज सैकड़ों की संख्या में ड्रोन भेजता है, यूएवी भेजता है रूस पर हमले करने के लिए, उनको शूट डाउन करने के लिए। रूस भी हर रोज दर्जनों एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल दागता रहता है राइट लेफ्ट सेंटर, इन ड्रोन्स को, यूक्रेन के ड्रोन्स को शूट डाउन करने के लिए। तो मेरा अभी तक जितनी इनपुट्स मिल रही है, और प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ने जिस तरह से कहा है कि उन्हें इसका थोड़ा सा शोक है कि दुख है कि ये शूट डाउन हो गया, कि ये गिर गया। तो अब डायरेक्टली तो बोल नहीं सकते कि हमारे ही रशियन एयर डिफेंस सिस्टम ने मार डाला है। मेरा ख्याल है, अनुमान है, क्योंकि रूस कभी भी ऐसी चीजों को ओपन में शेयर नहीं करता, कि ऐसा ही हुआ है कि काफी सारे ड्रोन रूस में राइट लेफ्ट सेंटर जा रहे थे। रूस की एयर डिफेंस सिस्टम राइट लेफ्ट सेंटर दर्जनों मिसाइल फायर कर रही थी उनको गिराने के लिए, और गलती से उन्होंने इसको भी, इस जहाज को भी एक ड्रोन समझ के इस पर भी एक दाग दिया। मेरा मानना है कि शायद यही सबसे सटीक कहानी है, 70, 80, 90% सही कहानी है। क्योंकि ये कुछ उसी तरह से मुझे नजर आ रहा है जिस प्रकार से जब हमने बालाकोट पर एयर स्ट्राइक की थी, और उसके बाद पाकिस्तान ने भी भारत के ऊपर एयर स्ट्राइक की थी, उसने भी बम गिराए थे खाली जमीन के ऊपर। और फिर भारत ने जल्दबाजी में कहें या गलती से कहें, अपने ही एक हेलीकॉप्टर पर एयर डिफेंस सिस्टम के जरिए मिसाइल दाग दी थी।
क्या उस नजरिए से हम देखें कितना प्रेशर होता है सर जब इस प्रकार के हालात होते हैं तो? राजेश, बहुत अच्छा सवाल है, मेरा मनपसंदीदा सवाल आपने पूछ लिया। देखिए, हर एयर डिफेंस सेंटर में बेस एयर डिफेंस सेंटर होता है। वहां पे 5-6 अफसर ड्यूटी पर होते हैं और 30-40 एयरमैन ड्यूटी पर होते हैं। मैं इंडियन एयरफोर्स की, पाकिस्तान एयरफोर्स की, रशियन एयरफोर्स की बात कर रहा हूँ। यूक्रेन, अमेरिका, सब जगह ये सिस्टम है। होता यह है कि वहां पर उनका काम क्या है कि रेडार को घुमाते रहना और ये रेडार पर देखना कि दुश्मन का जहाज कहां पर है। अब रेडार पर उनको अपने जहाज भी दिखते हैं, दुश्मन के जहाज भी दिखते हैं, अपने ड्रोन भी दिखते हैं, दुश्मन के भी ड्रोन भी दिखते हैं। तो काफी सारे अफसर मिलकर ये तय करते हैं कि इनमें से कौन सा हमारा है यानी फ्रेंडली है और कौन सा दुश्मन का है यानी होस्टाइल है। तो इसके काफी सारे तरीके होते हैं। एक तरीका तो ये है कि आप उसका व्यवहार देखो। अगर वो हमारा जहाज है तो किस दिशा में जा रहा है, किस गति से जा रहा है, वायरलेस पे क्या बोल रहा है, क्योंकि हमारे जहाजों की दिशा, उनकी गति, उनकी ऊंचाई हमारे रेडार ने उसको बोला हुआ है। तो उससे एक अंदाजा हो जाता है कि हमारा ही बंदा है। अब होता क्या है कि हर एयर डिफेंस सेंटर में जो बेस एयर डिफेंस होता है उसमें सबसे महत्वपूर्ण रोल किसका होता है? बेस आइडेंटिफिकेशन ऑफिसर। मैं खुद बेस आइडेंटिफिकेशन ऑफिसर था। युद्ध में तो कभी BIO बनने का मौका नहीं मिला, लेकिन प्रैक्टिस करते थे हम लोग। तो क्या होता है कि रेडार रिपोर्ट करता है कि दुश्मन का जहाज आ रहा है प्रैक्टिस के टाइम पर। मिसाइल वाला कहता है कि मैं उस पर मिसाइल दागने के लिए तैयार हूं। जो कमांडर होता है वो बोलता है होल्ड फायर, यानी फायर मत करो। कमांडर तुरंत बेस आइडेंटिफिकेशन ऑफिसर से पूछता है, यानी उस वक्त यंग बच्चा फ्लाइंग ऑफिसर देवनाथ फ्लाइट लेफ्टिनेंट था, 5-6 साल की सर्विस वाला। BIO को पूछता है आइडेंटिफाई टारगेट। तो BIO बोलता है टारगेट फ्रेंडली, यानी जो शक हो रहा है ये हमारा ही जहाज है, दोस्ताना है, शूट डाउन मत करो, मिसाइल मत लॉन्च करो। BIO ऐसे भी बोल सकता है क्योंकि BIO के पास काफी सारी इनपुट आती है। BIO ऐसे भी बोल सकता है टारगेट होस्टाइल। अब कैसे बोलता है, भगवान तो उसको बताता नहीं है, मैं अभी बताता हूं। BIO जैसे बोलता है टारगेट होस्टाइल, कमांडर बोलता है एंगेज टारगेट लॉन्च मिसाइल, और जो मिसाइल में जो बैटरी में बैठा हुआ है वो बटन दबाता है, मिसाइल टारगेट की तरफ चल पड़ती है। क्यों? बेस आइडेंटिफिकेशन ऑफिसर ने बोल दिया टारगेट होस्टाइल, यानी टारगेट दुश्मन का है। अब ये सब बहुत तेजी से होता है, महज 40 सेकंड में, 30 सेकंड में, 25 सेकंड में, 21 सेकंड में, 19 सेकंड, 16 सेकंड में हो जाता है। अब BIO के पास कोई कमांडल तो होता नहीं है, ना ही भगवान होता है। उसकी रोल बहुत अहम होती है, बहुत प्रेशर होता है BIO के ऊपर। उसको कौन बताता है? एक तो यह कि रेडार बताता है कि भाई फ्लाइंग जो टारगेट है जो कि उत्तर की दिशा में जा रहा है, 400 किलोमीटर स्पीड है, 15,000 फुट की ऊंचाई से जा रहा है, वो हमारा अपना बंदा है। दूसरी, मोबाइल ऑब्जर्वेशन फोर्स होती है। बॉर्डर में एयरमैन लोग वॉकी टॉकी, लॉन्ग रेंज वॉकी टॉकी लेके बैठे रहते हैं। वो वहां रिपोर्ट करते रहते हैं कि हमारा जहाज अमृतसर से पाकिस्तान की तरफ चला गया, पाकिस्तान के 2 जहाज गुरदासपुर से हमारी तरफ आ रहे हैं। तो पाकिस्तान के 2 जहाज जो गुरदासपुर से हमारी तरफ आ रहे हैं, होस्टाइल। तो बेस आइडेंटिफिकेशन ऑफिसर अपना 2+2 करता है, कहता अच्छा गुरदासपुर की डायरेक्शन से ये 2 आ रहे हैं, ये होस्टाइल है। कमांडर कहता है एंगेज, शूट देम डाउन। तो BIO के पास ऐसी इनपुट 5 या 10 जगह से होती है। आजकल क्या है, सब हवाई जहाजों में लगा है IFF, आइडेंटिफिकेशन फ्रेंड और फो। तो क्या होता है, हवाई जहाज में एक कोडर लगा होता है वो कोड ट्रांसमिट करता रहता है। तो जैसे इंडियन एयरफोर्स के युद्ध के टाइम में हम लोग डिसाइड कर लेंगे कि आज का कोड है 3968, ठीक है। बेस एयर डिफेंस कमांडर ने कह दिया आज का IFF, आइडेंटिफिकेशन फ्रेंड और वो कोड है 3968।
सारे दोस्त जितने हेलीकॉप्टर हैं, दोस्त जितने ट्रांसपोर्ट प्लेन हैं, दोस्त जितने फाइटर प्लेन हैं, सबको बता देते हैं। सब अपने जहाज के अंदर बैठ के पायलट सेट कर लेता है। IFF के अंदर एक छोटा सा वो होता है सामने ही, जी जी 3968। अब ये ट्रांसमिट करता रहता है 3968 पर, हवाई जहाज से मिसाइल की तरफ। तो जो मिसाइल कमांडर है उसको पता रहता है, इंटरोगेशन करता है, कौन हो, वहां से जवाब आता है इलेक्ट्रॉनिकली, रेडियो से जवाब आता है वायरलेस 3968। तो बेस ओके आइडेंटिफिकेशन कहता है, बेस आइडेंटिफिकेशन में यंग फ्लाइट लेफ्टिनेंट कहता है टारगेट फ्रेंडली, क्योंकि ओके जवाब जब हमने उसको पूछा जवाब आ गया, इलेक्ट्रॉनिकली आता है अपने आप ऑटोमेटिकली, क्योंकि पायलट ने सेट किया हुआ अपने डायल में 3968। BIU कहता है 3968 टारगेट फ्रेंडली, यानी इस पे मिसाइल मत लॉन्च करो। ये ओके काम बहुत तेज तेज होता है। अब समझो जवाब नहीं आया या जवाब गलत आया, तो BIO जो है कहता है टारगेट होस्टाइल। ओके तो अभी कजाकिस्तान में जो हुआ, इनमें से कौन सी चीज कहां पे गलत चली गई? श्रीनगर में जो हुआ वहां पर भी जब हमारे खुद के मिसाइल ने हमारे बिल्कुल सर हेलीकॉप्टर को शूट डाउन किया, ये 10-15 चीजें महज 40 सेकंड, 30 सेकंड, 21 सेकंड, 16 सेकंड में हो जाती हैं। तो बिल्कुल श्रीनगर में भी कुछ गलती टाइम हो गई, ऐसी ही कुछ गलती जी जी कजाकिस्तान में हो गई। जी टाइम नहीं होता है क्योंकि बहुत क्रूशियल उस वक्त एक एक सेकंड होता है। मैं समझ सकता हूँ। बस एक आखिरी पॉइंट जो समझना चाहूंगा क्योंकि इसी 10 दिनों के अंदर ब्राजील में भी एक प्लेन क्रैश होता है जहां पर हम देखते हैं कि हवा में अचानक से उसके अंदर एक ब्लास्ट होता है, थोड़ी दूरी पर फिर दूसरा ब्लास्ट होता है चंद सेकंड के अंदर और फिर वो क्रैश हो जाता है। क्या उसके अंदर कोई बम रखा हुआ था या कुछ टकरा के साथ? हाँ राजीव, क्या होता है कि जैसे ब्राजील वाला केस है, हर जहाज में 2-3 चीजें होती हैं। जी एक तो कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर होता है, यानी कॉकपिट के अंदर जो भी आवाज है, पायलट लोग आपस में बात कर रहे हैं या धमाका हुआ तो धमाके की आवाज कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर में हो जाता है, टेप रिकॉर्डर ऐसा होता है। ओके तो क्रैश के बाद अगर वो मिल जाता है तो उसको प्ले करने पे आइडिया हो जाता है। अगर बम रखा है तो बम के धमाके की आवाज थोड़ी सी आ जाती है। दूसरी जी चीज है कि कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर में अगर धमाका हुआ या कुछ हो गया तो पायलट बोलता है ना, मेरे जहाज में आग लग गई, मेरे जहाज के राइट साइड में बिल्कुल कोई मिसाइल लग गई, या मेरा जहाज विजिबिलिटी में जमीन की तरफ जा रहा है। तो कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर से जी थोड़ा अंदाजा हो जाता है। दूसरी चीज है कि हर हवाई जहाज में आजकल फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर लगा होता है। उसमें 5-6 चीजें कंटिन्यूअसली रिकॉर्ड होता है, जैसे हमारी ECG मशीन होती है, उसमें जहाज जी के RPM यानी इंजन की सेटिंग कितनी थी, जहाज के इंजन का टेम्परेचर कितना था, जहाज की स्पीड कितनी थी, जहाज किस ऊंचाई पर उड़ रहा था, जहाज किस दिशा में जा ओके रहा था, फिर पायलट ने क्या चक्का डाउन किया या चक्का अप किया, ये सब क्रिटिकल 5-6 पैरामीटर फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर में रिकॉर्ड होती रहती है, जैसे हमारा ECG होता है। अब फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर अगर क्रैश के बाद मिल गया तो एनालाइज करके पता लग जाता है कि क्या हुआ। तो ब्राजील में जो अभी है उसकी इन्वेस्टिगेशन चल रही है। कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर, ओके फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर, इन सब की एनालिसिस के बाद एक ऑफिशियल खबर आएगी। कई बार बैड विजिबिलिटी से भी, दृश्यता, बादल है, धुंध है, धुआं है, डस्ट स्टॉर्म है, विजिबिलिटी की वजह से कुछ दिखाई नहीं दे रहा, रनवे सामने दिखाई नहीं दे रहा, दाएं तरफ पहाड़ है, पीछे की तरफ पहाड़ है, बैड विजिबिलिटी से भी कई बार एक्सीडेंट हो जाते हैं। जी राजेश। और ऐसा हमने देखा भी है जो टर्की में हेलीकॉप्टर का हादसा हुआ, हमने देखा किस प्रकार से स्मॉग फॉग पड़ी हुई थी, धुंध पड़ी हुई थी और हेलीकॉप्टर वहां से फ्लाइंग करना चाहता था और हॉस्पिटल की बिल्डिंग से टकराकर वहीं पर 4 लोगों की मौत हो जाती है। लेकिन ये हादसे थोड़े से चिंताजनक हैं और जिस रफ्तार से हो रहे हैं वो और भी चिंताजनक है। लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया देवनाथ सर, आप आए और इतनी बारीकी से आपने इस पहलू को समझाया। थैंक यू सर, जय हिंद इसके लिए। थैंक यू सर। जय हिंद राजेश, यू आर डिक्लेयर्ड एज फ्रेंडली, नो फायर। ओके सर, थैंक यू सर, जय हिंद सर। जय हिंद।